हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हमको बहुत टफ लगता है उसके लिए आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आपके खास रिक्वेस्ट पर मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रिविजनरी आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है एक पार्ट दो पार्ट में मैं बनाऊंगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप गलती से भी गलती नहीं कर पाओगे। जी हाँ, थंबनेल में जो लिखा ना बिल्कुल सही आपने पढ़ा है, गलती से भी गलती नहीं हो पाएगी, ये मेरा दावा है और ये मेरा वादा है आपसे। चलिए देखते हैं आप कितने बुद्धिमान हैं। रिवीजन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए रिवीजन है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपने एक रेक्टिफिकेशन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, एक बार आप गो थ्रू होंगे, लेकिन आपके मन में कई सारे डाउट हैं, आपके दिमाग में कई सारे जाले हैं, तो वो सारे के सारे जाले को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर के टाइप, गलतियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। एरर को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा है क्लरिकल एरर। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की गलती का मतलब क्या हुआ। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कॉन्सेप्ट की गलती। होता है ना, कई बार किसी के कॉन्सेप्ट ही खराब है, तो अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जितनी भी होती है उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब कॉन्सेप्ट की गलती तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन दो टाइप की जो गलतियां होती है बेसिकली उनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे पहले नंबर मैंने हाईलाइट पहले से करके रखा है ताकि काम फास्ट हो सके हमारा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंटरवेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। इसमें दो एग्जांपल है। कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मानना। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एसेट। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एसेट। आपने बिल्डिंग परचेज किया, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंस है। तो कई बार अगर गलती से हमने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, मतलब एक नॉर्मल एक्सपेंस मान लिया, इसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। ये लीजिए सर, आपके सामने प्रिंटेड है। जैसे हमने कोई एसेट को परचेस किया, तो नेचुरली आपको डेबिट करना था एसेट को, लेकिन हमने गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, परचेस बुक में। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैपिटल एक्सपेंस को मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि एसेट की जगह आपने डेबिट कर दिया परचेस को। उसके बाद हमने कोई एसेट को बेचा, तो एसेट को जब बेचते हैं तो हमारा एसेट अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से उसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक में। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कैपिटल को हमने मान लिया रेवेन्यू। उसके बाद अगर हमने फ्रेट पेमेंट किया, कोई एसेट परचेस किया और उसके समय फ्रेट पेमेंट किया, तो नेचुरली हमको डेबिट करना चाहिए था एसेट अकाउंट में, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया फ्रेट अकाउंट में। तो ये जो गलतियां होती है ना, जितने भी हमने एसेट को डेबिट करने के बजाय अगर हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा, इसका जस्ट उल्टा, हाँ उल्टा पुल्टा, रेवेन्यू एक्सपेंस को मान लिया आपने कैपिटल एक्सपेंस। इसका मतलब आपको डेबिट करना था एक्सपेंस को, लेकिन आपने गलती से डेबिट कर दिया कोई एसेट को। जैसे हमने बिल्डिंग को रिपेयर किया, कोई पुरानी बिल्डिंग थी उसको आपने रिपेयर किया, तो आपको डेबिट करना था रिपेयर को, है ना भाई। पुरानी बिल्डिंग है उसको आप रिपेयर करो, तो ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट करना था रिपेयर को, लेकिन आपने गलती से डेबिट कर दिया बिल्डिंग को, तो आपने इस बार रेवेन्यू एक्सपेंस को मान लिया कैपिटल एक्सपेंस। तो ये दो में से कोई भी टाइप की एक गलती होगी, इसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लरिकल एरर। थोड़ा रिवीजन रहना, फास्ट जाएंगे। क्लरिकल एरर, इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले लिखा है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है, कोई चीज रह जाना, कोई चीज छूट जाना। तो ये दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है कंप्लीट ओमिशन, एक हो सकता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हुआ, कोई ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब न तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, या रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन न तो डेबिट में पोस्ट हुआ ना क्रेडिट में पोस्ट हुआ। तो कंप्लीट ओमिशन मतलब हो गया कि डेबिट क्रेडिट दोनों तरीके से छूट जाना, तो ये कंप्लीट ओमिशन है। और दूसरा है पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या हुआ, एक तरफ रिकॉर्ड हो गया दूसरी तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप देख सकते हैं एग्जांपल मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग नॉट रिकॉर्डेड, है ना, तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ये हो गया कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल। और दूसरा क्या लिखा, देखो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स नॉट पोस्टेड टू एक्स अकाउंट, मतलब रिकॉर्ड हो गया परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन एक्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, इसको बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। एक जगह रिकॉर्ड हो गया दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कोई भी चीज नहीं हो पाती इसको बोलते हैं ओमिशन। वो कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, जितनी भी रेक्टिफिकेशन में आपने गलतियां पढ़ी ना, मैक्सिमम गलती कौन सी होती है दोस्तों, एरर ऑफ कमीशन। इसमें लिखा है ड्यू टू नेग्लिजेंसी, हड़बड़ी में गड़बड़ी, इसको मैं क्या बोलता हूं, हड़बड़ी में गड़बड़ी। ओके, जैसे रॉन्ग रिकॉर्डिंग, मीना की जगह हीना में चले गया। रॉन्ग पोस्टिंग, ये वही बात करें, रॉन्ग रिकॉर्ड करते समय गलत हो गया, है ना। हमने रिकॉर्ड करना मतलब प्राइमरी बुक्स की बात करें, उसमें रिकॉर्ड करने में गलती हो गई, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, टोटलिंग गलत मार दिया, रॉन्ग कास्टिंग मतलब टोटलिंग गलत हो गया, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड परचेज बुक का जो
बैलेंस था वो अगले पेज में जब लेकर गए तो गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, है ना, लिखना था 10,000 लिख दिया 1,000 रुपए, कैरी फॉरवर्ड में गलती हुआ। ये जो भी टाइप की गलतियां होती है सब क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या लिखा है, दोज एरर विच कैंसल और कंपनसेट देमसेल्फ। देखो दोस्तों, कंपनसेटिंग एरर में सबसे खास बात क्या है, दो गलतियों का होना अति आवश्यक है। एक नहीं, कितनी बोल रहे हैं हम लोग, दो गलतियां। मतलब कंपनसेटिंग एरर में सबसे इंपॉर्टेंट है दो गलतियां होना, और ऐसी दो गलतियां आपने की कि एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ध्यान रखना, एक गलती कभी भी कंपनसेटिंग एरर नहीं हो सकता। कंपनसेटिंग एरर होने के लिए कितनी गलतियों का होना जरूरी है, दो गलतियों का। एक गलती की, एक गलती और की, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। देखिए दोस्तों, एग्जांपल लिखा है मैंने, हमने सैलरी को गलती से 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिया, सैलरी अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया 5,000 रुपए। फिर क्या लिखा है, ये एक गलती है, एक गलती कभी कंपनसेटिंग एरर नहीं हो सकती, केवल एक गलती होगी तो आंसर क्या होगा, कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। लेकिन देखो इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने एक गलती और कर दिया, रेंट अकाउंट जो मेरा एक्सपेंस है इसको मैंने कम डेबिट किया 5,000 से। देखो सैलरी और रेंट दोनों एक्सपेंस है, सैलरी को मैंने 5,000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया, रेंट को मैंने 5,000 रुपए कम डेबिट कर दिया, तो दोनों गलतियों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो टैली हो जाएगा, क्योंकि एक खर्चा 5,000 से ज्यादा है, एक खर्चा 5,000 से कम है। तो ऐसी कोई भी गलतियां, जो दो गलती है, रेंट भी गलत है सैलरी भी गलत है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। ओके, और उसके बाद है डुप्लीकेटिंग एरर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये तीन ही गलतियां हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेटिंग एक नाम एक अलग से ब्रेकअप दे देते हैं कई बार, कि ऐसी कोई एंट्री जो हमने दो बार पास कर दी या हमने दो बार पोस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं डुप्लीकेटिंग एरर। नाम से ही समझ आ रहा है ना, डुप्लीकेट मतलब दो बार। जैसे मान लीजिए मैंने परचेस किया, तो मुझे एक बार रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने परचेस बुक में दो बार रिकॉर्ड कर लिया, तो ये डुप्लीकेटिंग है। या फिर मैंने परचेस बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो एक बार पोस्ट करना था, मैंने दो दो बार पोस्ट कर दिया, तो ये जो गलतियां होगी इसको बोलेंगे डुप्लीकेटिंग एरर। ओके, इसके बाद अब है कि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में दोस्तों चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है, हाउ टू रेक्टिफाई द, गलतियों को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, तो गलतियों को सुधारा जाएगा, लेकिन उसके पहले ये पता करना पड़ेगा कि गलती का पता कब चला। गलती का पता तीन स्टेज में चल सकता है, तीन कौन को, उसके हिसाब से हर केस में अलग अलग रेक्टिफिकेशन होता है। सबसे पहले क्या लिखा, देखो आप, गलती का पता कब चला, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। गलती का पता चल गया ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन, है ना। जितनी जल्दी गलती पता चल जाए उतना ज्यादा अच्छा। तो अगर आपने गलती को ट्रायल बैलेंस, मतलब अभी आपने जनरल बना दिया, लेजर बना दिया, ट्रायल बनाने के पहले गलती पता चल गई। बिजनेसमैन हमेशा देखते रहता है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मतलब ट्रायल तो वो बनाएगा एक समय के बाद, मान लीजिए एक महीने के बाद बनाता है, लेकिन वो बीच बीच में भी अपने चीजों को चेक करते रहता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती का पता चल गया तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, तो उसका रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। देखिए दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, एक सवाल, जो भी ये गलती होगी तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना संभव है क्या। आपको देखना पड़ेगा क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना पॉसिबल है क्या। अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना पॉसिबल है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। और रेक्टिफिकेशन एंट्री कब बनती है, जब दो अकाउंट गलत है। तो कोई भी गलती होगी ना ट्रायल बैलेंस फर्स्ट स्टेज में, तो हमेशा ये देखो कि क्या एंट्री बनाना पॉसिबल है क्या, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट करना पॉसिबल है क्या। अगर हाँ तो एंट्री बनाओ, और अगर एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अपन प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अभी थ्योरेटिकल दिमाग में डाल दो। अब एक सबसे खास बात क्या लिखा है, देखिए दोस्तों, एट दिस स्टेज सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट स्टेज कई लोग क्या करते हैं, हमेशा सस्पेंस को डाल देते हैं। फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट पैदा कहां होता है, सस्पेंस अकाउंट पैदा ही होता है ट्रायल बैलेंस में, और अभी आपका ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट का नामो निशान यहाँ पे नहीं आएगा। वापस से दिमाग में रखना, जब फर्स्ट स्टेज एरर हुई, फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन में ध्यान रखना, कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। दो ही काम होगा, अगर एंट्री बनाना पॉसिबल है तो एंट्री बनाइए, और अगर एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं है तो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ गलतियों का पता आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के पहले पता चल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज रेक्टिफिकेशन। हमारा ट्रायल बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के पहले अगर हमको गलती का पता चलता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे।
एक बात पक्का है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब डिफरेंस अगर आया होगा तो कहाँ चले गया होगा, सस्पेंस अकाउंट में। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, ट्रायल बन गया ना तो गलती पता चल गई कि कुछ तो मिस्टेक है, तो अब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने के पहले हम कोशिश करते हैं कि गलती का पता चल जाए। तो हमने अपने गलतियों का पता करने की कोशिश की और हमको गलती का पता चल गया। ठीक है, तो इस केस में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, देखो आप, ऑलवेज प्लस रेक्टिफिकेशन एंट्री। हमेशा क्या बनाना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा, विथ और विदाउट यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओगे तो पक्का है, अब कभी कभी सस्पेंस अकाउंट आएगा, कभी कभी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। अब कब सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो एक कोटेशन मैंने दिया, देखो आप, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। बोलो मेरे साथ में, क्या बोला मैंने, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। हमेशा ये चीज बुद्धि में रख लो, दिमाग में रख लो, अपने मन के अंदर रख लो। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कोटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, इस कोटेशन का मतलब है आप एंट्री बनाइए। एंट्री अगर नॉर्मली बन जाती है ना तो बना दे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एंट्री में डेबिट या क्रेडिट तो हो रहा है लेकिन डिफरेंस आ रहा है। और आपको मालूम है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एंट्री बनाते समय जितने से डेबिट करोगे उतने से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो जो भी डिफरेंस आएगा ना वो कहां पे आएगा, सस्पेंस अकाउंट में आएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज, एरर रेक्टिफाइड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगले साल गलती पता चला, इस साल अकाउंट बंद हो गए हमारे, हमने फाइनल अकाउंट बना लिया क्योंकि गलती पता ही नहीं चल पा रही थी, लेकिन अगले साल हमको पिछले साल की गलती का पता चला, तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो सेकंड स्टेज का रेक्टिफिकेशन होता है ना, सेम टू सेम थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन होगा, लेकिन 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 एक चेंज होगा दोस्तों, और वो चेंज क्या होगा, जब जब रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आएगा ना, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं इसका लॉजिक नहीं दूंगा क्योंकि लॉजिक मैंने आपको डिटेल में, जो मैं क्लासेस में लेता हूं उसमें मैं हर चीज बताता हूं डिटेल में, ठीक है। पर यहाँ पे बस आपको मैं फटाफट रिवीजन दे रहा हूं कि नॉमिनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के बजाय आपको किसको डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। और इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि पर्सनल और रियल अकाउंट अगर होंगे ना, तो सेकंड स्टेज में अगर पर्सनल रियल अकाउंट आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हो तो थर्ड स्टेज में भी वही डेबिट क्रेडिट करोगे। बस यही ध्यान रखना है कि नॉमिनल अकाउंट जब आएगा ना तो उसकी जगह आएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। और सबसे आखिरी बात, यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, तो उसका जो बैलेंस आएगा ना, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो थर्ड स्टेज में एक ही नया कॉन्सेप्ट है, वो है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्या फर्क हो गया, फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन में स्टेटमेंट बनता है अगर एंट्री बनाना संभव नहीं है, सेकंड स्टेज रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होता है, पहले में कभी नहीं होता, और थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज बिल्कुल सेम है, केवल क्या फर्क आएगा, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने की जगह एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और पीएल एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होगा इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। अब ये मैंने दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, लेकिन इसको पढ़ने के पहले अब मैं कुछ करने वाला हूं दोस्तों विशेष आपके लिए। लगभग मुझे लगता है कि जितने आपके दिमाग के जाले हैं वो ये पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मैंने 75 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, कितना, 75 क्वेश्चन की मैं आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, और वो करने के बाद रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। जो मैंने बोला, अब आप गलती से भी गलती नहीं कर पाओगे। जितने भी टफ और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है वो सब की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके कितने 75 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मैंने बीड़ा उठा लिया है, रेक्टिफिकेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करके मानूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो करेंगे ना, ये टोटल करीब मैंने 8 पॉइंट दिए हैं, ये जितने भी मैक्सिमम कंफ्यूजन होते हैं ना वो सब इन्हीं पॉइंट पे होते हैं। चलिए दोस्तों क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इफ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडी बुक। आराम से, क्या बोला, अगर कोई ट्रांजैक्शन सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होना रह गया, अगर कोई ट्रांजैक्शन सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होना रह गया, आपको मालूम है ना दोस्तों, सब्सिडी बुक का मतलब मालूम है ना आपको। देखिए, दो टाइप की जो प्राइमरी बुक्स होती है, जो प्राइमरी बुक्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है, जर्नल और दूसरा सब्सिडरी। ठीक है ना, आपको मालूम है ना, जर्नल का मतलब क्या, कुछ लोग जर्नल मेंटेन करते हैं, और वो जर्नल मेंटेन करते हैं मतलब क्या हुआ, सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में मेंटेन करते हैं जिसका नाम है जर्नल। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं
जो सब्सिडी बुक मेंटेन करते हैं, जो जर्नल के अलग अलग डिवीजन बना लेते हैं और हर एक बुक को क्या बोलते हैं, सब्सिडी बुक। और आपको ये भी ध्यान होगा टोटल 8 प्रकार की सब्सिडी बुक मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन सा एक बार नाम बताएंगे? परचेज बुक, सेल बुक, फटाफट, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, कैश बुक। और बचे खुचे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल प्रॉपर में। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान होगा। देखिए दोस्तों, ये रिवीजन है तो आपके दिमाग में नेचुरली जो बेसिक चैप्टर्स है ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक, ये आपके दिमाग में अगर होगा तभी मेरा लेक्चर आपको काम आएगा। तो प्लीज इसको पढ़ने के पहले आप वो चैप्टर जरूर से देख लेना। चलो सर क्या लिखा देखो आप। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने ऊपर में लिखा भी है कि हमेशा रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में हमेशा ये एज्यूम करना कि बिजनेसमैन सब्सिडी बुक मेंटेन कर रहा है, मतलब जर्नल मेंटेन नहीं कर रहा बल्कि क्या मेंटेन, हाँ अगर बोल दिया कि जर्नल मेंटेन कर रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज हमेशा ये एज्यूम करना पूरे टॉपिक में कि सब्सिडी बुक मेंटेन की जा रही है। ओके, चलिए दोस्तों, अब पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, अगर कोई ट्रांजेक्शन, इफ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडी बुक, सब्सिडी बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, सब्सिडी बुक का मतलब क्या हो गया, जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने प्राइमरी बुक मतलब जर्नल में नहीं लिखा, मतलब सब्सिडी बुक में नहीं लिखा, तो नेचुरली अगर सब्सिडी बुक में आपको मालूम है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ याद है क्या आपको? क्या होती है अकाउंटिंग प्रोसेस? सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल में, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सब्सिडी बुक में। फिर वहां से ट्रांजेक्शन कहाँ जाता है? लेजर में। लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। अब एक सोचने की बात है, अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं किया या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो न तो लेजर में जाएगा, ना ट्रायल में, ना फाइनल अकाउंट में। ओके, तो ये पहला पॉइंट वही है, कोई भी रेक्टिफिकेशन करते समय ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में बोलता ना कि ये ट्रांजेक्शन सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो खुश हो जाना, खुश हो जाना, क्योंकि उसका रेक्टिफिकेशन सबसे इजी है। क्यों? अगर एंट्री नहीं बनी है, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? एंट्री नहीं बनी है, और अगर एंट्री नहीं बनी है तो क्या कर लो? एंट्री बना लो, खत्म। एंट्री नहीं बनी तो क्या कर लो? एंट्री बना लो। सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होने का मतलब है एंट्री नहीं बनी, और एंट्री नहीं बनी तो क्या कर लो? एंट्री बना लो। चलो देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम जेड, हमने जेड से क्रेडिट परचेज किया, मतलब कहां से रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में। क्या लिखा देखो आप, ₹2000 2000 का, नॉट रिकॉर्डेड। परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या करो? परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? परचेज की एंट्री ही नहीं बनाई, तो अब क्या करो? परचेज की एंट्री बना लो। तो देखो क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, जेड को क्रेडिट करोगे, मतलब जो एंट्री बनती है ना वो एंट्री बना लो, यही बन गया रेक्टिफिकेशन। ओके, दूसरा नंबर, डिस्काउंट अलाउड टू एक्स ₹100, हमने एक्स को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, नॉट रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो हम क्या मानते हैं, कैश बुक सब्सिडी बुक मेंटेन हो रही है, मतलब कैश बुक मेंटेन हो रही है। कैश बुक क्या आधार है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो सकता है, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम। यहाँ पे क्या लिखा है देखो आप, हमने एक्स को डिस्काउंट दिया और ये कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में किसी भी कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई। तो उस केस में अगर डिस्काउंट कॉलम में एंट्री, डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा मतलब डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनी है, तो डिस्काउंट की एंट्री बना दो। अगर हम एक्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या बनेगी? सोचो सोचो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो ये डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा कैश बुक के, मतलब डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनी है, तो अब एंट्री बना लोगे। देखो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर लो, एक्स को क्रेडिट कर दो 100 रुपए से, ये बन गया आपका रेक्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर, और चिंता मत करना इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा ताकि आप आराम से उसको पढ़ भी सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरर इन रिकॉर्डिंग इन एनी सब्सिडी बुक, रुक जाओ, क्या लिखा है, हमने सब्सिडरी बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, हमने सब्सिडी बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्राइमरी बुक में ही एंट्री पास नहीं की। तो अब सोचना, अगर मैंने, मान लो मैंने शर्ट का पहला बटन गलत लगाया, ये देखो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ये देखिए, अगर मैंने शर्ट का पहला बटन गलत लगाया, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं मैंने जर्नल गलत लिखा, तो क्या होगा, अगर जर्नल गलत मतलब लेजर भी गलत, क्योंकि लेजर जर्नल को देख के लिखते हो या सब्सिडी बुक को देख के लिखते हो। समझ गया ना आप मेरे कहने का मतलब, बस ये वही बात कर रहे हैं। चलिए क्या लिखा है पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, क्या लिखा है, अगर मैंने सब्सिडी बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में गलती की, यहाँ पे ओमिशन नहीं है, गलती हुई है, यहाँ पे ओमिशन था, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लिया। अब गलत रिकॉर्ड किया मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, अगर मेरा शर्ट का पहला बटन गलत है ना तो पूरे बटन गलत लग जाएंगे,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखो, गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट फॉर ₹1000। हमने 1000 रुपए का गुड्स वाई को उधारी में बेचा, तो ये कौन सी बुक में आनी चाहिए, सेल बुक में, ये सेल बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल बुक, देखो सेल बुक आ गया, हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कितना किया, 100 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सेल बुक में अगर 100 रुपए लिखा है ना, तो इसका मतलब ये सब्सिडी बुक ही गलत है। तो हम ये मानेंगे कि क्योंकि कोई भी सब्सिडी बुक से ही लेजर में जाता है ना, तो आपने लिखा ही 100 रुपए है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जाएगा भी दोनों अकाउंट में 100 रुपए जाएगा। देखो आपको मालूम है ना, अगर सेल बुक में, ध्यान से सुनना, सेल बुक में आपने क्या लिखा, 100 रुपए, किसका नाम लिखा है यहाँ पे, वाई का नाम। ठीक है, अब आपको एक चीज मालूम है, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में हम लोग हमेशा किसको सही करते हैं, बुक को ध्यान नहीं देते, हम लोग लेजर के अकाउंट को ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं, लेजर के अकाउंट को। और आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि सब्सिडी बुक में हमने यहाँ पे लिख दिया गलती से वाई का नाम 100 रुपए। अब पोस्टिंग कैसे होती है, देखो लेजर में 2 अकाउंट बने होंगे, कौन कौन सा, एक बना होगा सेल का अकाउंट और एक बना होगा वाई का अकाउंट। तो सेल बुक में हमने 100 रुपए लिखा, फिर हम क्या करते हैं, सेल बुक में और भी बहुत सारे अकाउंट के नाम लिखते हैं, फिर लगाते हैं हम लोग टोटल, फिर हम लोग क्या लगाते हैं, टोटल। अब एक सोचने की बात है, फिर ये जो टोटल है ना, ये कहां पर पोस्ट होता है, सेल अकाउंट के क्रेडिट में। और ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये पोस्टिंग होता है इंडिविजुअली। ये हमेशा ध्यान रखना, सेल बुक का जो टोटल है वो जाता है सेल अकाउंट में, लेकिन सेल बुक में जो इंडिविजुअल अमाउंट रहता है ना कस्टमर्स के अकाउंट, वो इंडिविजुअल पोस्ट होता है। अब क्या हुआ, सोचिए आप, आपने सेल बुक में 100 रुपए लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये गलत है तो टोटल भी गलत होगा, टोटल में भी 100 रुपए आया होगा, और टोटल में 100 रुपए आया मतलब सेल अकाउंट भी आपका गलत गया होगा, क्योंकि टोटल गलत है मतलब सेल अकाउंट भी गलत है। और यहाँ पे आपने 100 रुपए लिखा, तो इसको भी जब आप पोस्ट कर देते तो आपने क्या लिख दिया, 100 रुपए। इसका मतलब ये हो गया, वाई का भी अकाउंट गलत और सेल का भी अकाउंट गलत। तो इसलिए मैंने क्या बोला, अगर सेल बुक, अगर कोई भी सब्सिडी बुक में गलत है ना, मतलब ये मान के चलना कि दोनों अकाउंट आपके गलत है, तो आपको एंट्री करना था 1000 से, आपने एंट्री 100 से की ना, तो एंट्री को बढ़ाना पड़ेगा 900 से। 100 की एंट्री तो हो चुकी है, 900 से और एंट्री बढ़ा दो, तो एंट्री क्या बनाओगे आप, एंट्री क्या बनाओगे बोलिए, वाई को डेबिट करना पड़ेगा, सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 900 से। तो इसलिए इसको रेक्टिफाई कर दिया अपन ने, वाई के अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 900 से। तो ध्यान रखना, अगर सब्सिडी बुक में गलत रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ये मान के चलना कि दोनों अकाउंट गलत है, तो एंट्री पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने 1000 की जगह 100 लिख दिया ना, सेल की एंट्री 100 से, तो 900 से और सेल की एंट्री कर दो, तो हो गया 1000 की एंट्री, 100 पहले कर दिए, 900 से अब कर दो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एरर इन्वॉल्व, क्या बोल दिया, एरर इन्वॉल्व इन पोस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आराम से सोचो, ये मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं, कैश बुक का जो इंडिविजुअल आइटम होता है ना, वो पोस्ट करने में हमने गलती कर दी, मतलब कैश बुक सही है, गड़बड़ कहां हुई है, पोस्ट करने में। हर क्वेश्चन में ध्यान दिए करो कि गलती कहां, रिकॉर्ड करने में कि पोस्ट करने में। यहां पर क्या बोल रहा है, गलती कहां हुई है, पोस्ट करने में। इसका मतलब ध्यान देना कि रिकॉर्ड सही हुआ है, मतलब कैश बुक सही है, कैश बुक से जो पोस्टिंग होती है वो गलत है। अब आपको एक चीज अच्छे से मालूम भी होगी, जो अपन कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, कैश बुक के 2 साइड होते हैं, ये हो गया रिसीट वाला, ये हो गया पेमेंट वाला, ये आपको मालूम है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमने सेल किया, तो पैसा आया होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा आपने 10,000 रुपए, ठीक है ना। अब जब आप लेजर बनाते हो, जब आप लेजर बनाते हो, क्यों, तो क्या लेजर में कैश अकाउंट बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि कैश बुक एक प्रकार का कैश अकाउंट भी है। तो जो कैश बुक है ना, वही कैश अकाउंट है, लेकिन लेजर में इस एग्जांपल में क्या बनेगा, सेल अकाउंट, क्या बनेगा, सेल अकाउंट। और आपको मालूम है कि कैश बुक के डेबिट में जो अकाउंट है ना, ये वाला, वो लेजर में कहां पर जाता है, वो लेजर में उस दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, मतलब यहां पे आप 10,000 रुपए लिखोगे, ऐसा ही करते हैं ना अपन। अब क्या लिखा देखो आप, तो ये पक्का हो गया कि लेजर, अगर आपने कैश बुक सही बनाई है, इसका मतलब आपका कैश अकाउंट बिल्कुल सही है। गड़बड़ कहां हुई है, पोस्ट करने में, गड़बड़ कहां हुई है बोलिए, पोस्ट करने में। और पोस्टिंग कहां पे होती है, उस दूसरे अकाउंट में जो आपने लेजर में मेंटेन किया है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में सेल की बात कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। एग्जांपल है, गुड सोल्ड टू एक्स फॉर कैश, हमने एक्स को कैश में माल बेचा, तो एंट्री क्या होती है, सोचिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, एक्स का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना, कैश सेल है ना, तो एक्स का नाम नहीं आएगा। तो अब एक अकाउंट हो गया कैश और एक हो गया सेल। अब गड़बड़ क्या लिखा है, 1000 रुपए का बेचा, उसको पोस्ट किया 100 रुपए में, पोस्ट करते समय 100 रुपए लिखा, मतलब
रिकॉर्डिंग सही है, कैश बुक सही है, मतलब हमेशा ये मानना कि कैश अकाउंट सही है, क्योंकि लेजर में कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब लेजर में कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, सेल अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि सेल किया है, तो ये माना जाएगा कि सेल अकाउंट में आपने गलती से कितना लिख दिया, 100 रुपए। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स कैश बुक इज करेक्टली रिकॉर्डेड, क्योंकि गड़बड़ यहाँ पे पोस्ट करने में हुई है, मतलब कैश बुक सही है, और कैश बुक सही है मतलब कैश अकाउंट बिल्कुल सही है। तो फ्रॉम कैश बुक से पोस्टिंग कहां पर होती है, सेल अकाउंट में, है ना, दूसरा अकाउंट सेल है, तो सेल अकाउंट गलती से हमने 100 रुपए से क्रिएट किया, तो केवल आपका सेल अकाउंट गलत है। अब आपको सेल अकाउंट को सही करना पड़ेगा, तो सेल अकाउंट को 900 रुपए से और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सेल अकाउंट है ना, ये और क्रेडिट होगा कितने रुपए से, 900 रुपए से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको एक कैश बुक का एक एग्जांपल दे दिया कि जब भी बोलता ना कि कैश बुक से पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है, तो हमेशा दिमाग में रखना कि अपना कैश अकाउंट बिल्कुल सही है, गड़बड़ जो दूसरा अकाउंट है ना उसमें हुई है, तो केवल उस अकाउंट को सही करना पड़ेगा। एक अकाउंट गलत है, इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर इन्वॉल्व इन पोस्टिंग, ये भी गड़बड़ कहां हो रही है, पोस्ट करने में ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडी बुक एक्सेप्ट, देखिए जरा, एक्सेप्ट जर्नल प्रॉपर, ध्यान से देखिए क्या बात कर रहे हैं। चौथे नंबर में मैंने क्या बोला है, जर्नल प्रॉपर के अलावा, जर्नल प्रॉपर भी एक सब्सिडी बुक है, उसके अलावा बाकी जो 7 सब्सिडी बुक होती है ना, अगर वहां रिकॉर्ड सही हुआ है पर पोस्ट करने में गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, हम इसके ऊपर बात करें। तो कौन कौन सी, चौथे नंबर में कौन कौन सा बुक आ रही है बताइए, चौथे नंबर में कौन कौन सा आएगा, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक आएगा, बीआर बुक और बीपी बुक, ये इतनी बुक की बात करें जनरल प्रॉपर के अलावा, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स फॉर ₹1000, हमने एक्स को 1000 का उधारी में माल बेचा, तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल बुक में, ये तो मालूम है सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। अब आपको क्वेश्चन में बोलता है कि पोस्टेड एज ₹100, हमने पोस्ट करते समय 100 रुपए लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे डाउट होना चालू हो जाता है, हमको क्या लगता है दो अकाउंट गलत है क्या, नहीं। सेल बुक में क्या सेल बुक गलत है क्या, नहीं। आपको क्या बोला है, सेल, आपको बोल रहा है कि पोस्ट करने में गलती हुई है, मतलब हम ये मानेंगे कि सेल बुक में रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही हुई है। देखिए मैंने पूरा क्लियर कट लिखा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि सेल बुक सही रिकॉर्ड हुई है, और अगर सेल बुक सही है तो सेल अकाउंट सही होगा, ये माना जाएगा। क्योंकि सेल बुक सही है तो अपन मानेंगे कि टोटल सही होगा, और उसका जो टोटल है वही तो जाता है सेल अकाउंट में। तो सेल बुक सही है मतलब हमेशा सेल अकाउंट सही माना जाएगा, परचेज बुक सही है तो माना जाएगा कि परचेस अकाउंट सही है, बीआर बुक सही है मतलब माना जाएगा कि बीआर अकाउंट सही है, बीपी बुक सही मतलब माना जाएगा कि बीपी अकाउंट बिल्कुल सही है। अब गड़बड़ कहां हुई है, सेल बुक से पोस्टिंग कहां पर होती है, एक्स के अकाउंट में, इंडिविजुअल पोस्टिंग कहां पे होती है, कस्टमर्स के अकाउंट में, तो वो अकाउंट गलत है। मतलब ये माना जाएगा कि जो कस्टमर का अकाउंट है ना, ये गलती से हमने 100 रुपए से डेबिट कर दिया, हमको डेबिट करना था 1000 रुपए, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया 100 रुपए, तो अब कस्टमर के अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में 900 रुपए और डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो अगला पॉइंट क्या लिखा देखिए आप, एरर इन्वॉल्विंग पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडी बुक। रुकिए जरा, क्या बोलता है, सब्सिडी बुक का कई बार क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये सब्सिडी बुक है, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, कोई भी बुक का नाम होगा, इसका टोटल पोस्ट करने में गड़बड़ किया, इसका जो टोटल है ना वो पोस्ट करने में गलती किया। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो परचेज बुक का टोटल है, एग्जांपल ले रहा हूं, परचेज बुक का जो टोटल है ना वो कहां जाता है, परचेस अकाउंट के डेबिट में। सेल बुक का जो टोटल है वो कहां जाता है, सेल अकाउंट के क्रेडिट में। परचेस रिटर्न बुक का जो टोटल है वो कहां जाता है, परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में। सेल रिटर्न बुक का टोटल कहां जाता है, सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। इसका मतलब कोई भी जो सब्सिडी बुक होती है ना, जनरल प्रॉपर को छोड़कर, उसके ऊपर अलग बात करेंगे, जो दूसरी सब्सिडी बुक होती है ना, उसका जो टोटल है, उसका टोटल केवल कहां जाता है, उस अकाउंट में, एक ही अकाउंट में जाता है टोटल, ध्यान रखना। तो एग्जांपल लिखा देखो आप, जैसे ये सब एग्जांपल लिखा है, परचेज बुक, सेल बुक वगैरह ना, ये जैसे मान लीजिए आपको क्या बोलता है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट, मतलब परचेज बुक का या सेल बुक वगैरह जितने भी सब्सिडी बुक है ना, उसका टोटल कम लग गया है, टोटल ज्यादा लग गया, तो टोटल गड़बड़ हुई है, कम ज्यादा लगा होगा, तो केवल कौन सा अकाउंट गलत होगा, वो एक ही अकाउंट गलत होगा, है ना। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में ही आपको इसके बारे में मैंने बताया था पोस्टिंग का रूल। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, टोटल ऑफ परचेज बुक
इज अंडर कास्ट बाय ₹10,000, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परचेज बुक का टोटल क्रेडिटर अकाउंट में नहीं जाता, परचेज बुक का टोटल केवल कहां जाता है, परचेस अकाउंट में। तो हमारा केवल कौन सा अकाउंट गलत है, परचेस अकाउंट। तो देखिए क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है, देखो, टोटल ऑफ सब्सिडी बुक इज पोस्टेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, एक ही अकाउंट में जाता है। जैसे एग्जांपल है, टोटल ऑफ परचेज बुक कहां जाता है, परचेस अकाउंट में जाता है केवल, क्रेडिटर अकाउंट में नहीं जाता। क्रेडिटर अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट पोस्ट होता है। तो ये पहले का आंसर देखो आप, परचेज बुक अंडर कास्ट लग गया, मतलब क्या हुआ, परचेज बुक का टोटल कम लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेस अकाउंट में टोटल कम गया। तो परचेस अकाउंट को सही करना है। मैंने क्या बात बोली आपको, हमेशा ध्यान रखना रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में कि हम अकाउंट को सही करना है, हमको बुक के पीछे नहीं भागना है, हमको किसको सही करना है, अकाउंट। क्योंकि लेजर का अकाउंट सही हो गया तो ट्रायल उसी को देख के बनेगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए अकाउंट में, ठीक है। तो क्या लिखा देखो आप, ओनली परचेस अकाउंट इज रॉन्ग, केवल हमारा परचेस अकाउंट गलत है। तो अब परचेस को हमको 10,000 रुपए से और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परचेस हमने 10,000 रुपए से कम लिखा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा वो तो आपको मालूम है कि अगर फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन है तो आप स्टेटमेंट बनाओगे, सेकंड है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ये बता रहा हूं कि गलत कौन सा अकाउंट होता है, ये तो एनालिसिस कर लो, फिर तो आगे 75 क्वेश्चन अपने को बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ ₹10,000, परचेज बुक का टोटल था 10,000 रुपए, रॉन्गली पोस्टेड एज 1,000। देखो गड़बड़ गड़बड़ कहां हुआ है, परचेज बुक का जो टोटल है ना, टोटल अपने सही लगाया 10,000 रुपए, लेकिन वो जब पोस्ट कर रहे थे तो कितना लिख दिया, 1,000 रुपए। एक बात बताइए, परचेज बुक का टोटल कहां पोस्ट होता है, बोलो, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, कहां होता है बोलो, परचेस अकाउंट के डेबिट में। तो हमने परचेस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करना था 10,000 रुपए, लेकिन हमने कितना पोस्ट कर दिया, 1,000 रुपए। इसका मतलब केवल परचेस अकाउंट गलत है, ध्यान रखना। तो इसलिए हमको परचेस अकाउंट को, क्रेडिटर अकाउंट बिल्कुल सही है, दिमाग में रखना, क्रेडिटर अकाउंट बिल्कुल सही है, हमारा केवल परचेस अकाउंट गलत है, और उसको हमको 9,000 रुपए से और डेबिट करना पड़ेगा ताकि हमारा परचेस अकाउंट बिल्कुल सही हो जाए। क्लियर है, मतलब दो बातें सीखने मिली। अगर आपका परचेस बुक का टोटल गलत है तो पक्का है कि परचेस अकाउंट गलत होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, परचेस बुक का टोटल सही है पर पोस्ट करते समय हमने गलत लिख दिया। तो पोस्ट करते समय गलत लिख दिया ना, तो भी आपको एक ही अकाउंट गलत है जिसको आपको सुधारना पड़ेगा, और वो है परचेस अकाउंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एरर इन्वॉल्व इन पोस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आ गया दोस्तों जर्नल प्रॉपर। अभी आपको ये तो ध्यान होगा, जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता वो सारे कहां रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल प्रॉपर में। रेक्टिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपका सब्सिडी बुक बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। वो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तो इस टॉपिक में दिक्कत आनी स्वाभाविक है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, जनरल प्रॉपर में देखो, परचेस बुक में क्रेडिट, फटाफट बताता हूं, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स परचेस बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल बुक, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है वो सब कैश बुक में। परचेस रिटर्न में क्रेडिट परचेस का रिटर्न आएगा तो क्रेडिट परचेस रिटर्न बुक में। क्रेडिट सेल किया वो रिटर्न आ गया तो सेल रिटर्न बुक में। जब जब बीआर मिलेगा तो बीआर बुक में, जब जब हम किसी को बिल देंगे तो बीपी बुक में। ये 7 ट्रांजेक्शन 7 बुक में आ गए। इनके अलावा बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब कहां पे आते हैं, जनरल प्रॉपर में। जैसे क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, हमने एसेट को उधारी में बेचा तो किसी बुक में नहीं आ पाएगा, वो जनरल प्रॉपर में आएगा। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है जो किसी बुक में स्पेसिफिक नहीं आते वो सब कहां पे आते हैं, जनरल प्रॉपर में। चलिए एग्जांपल देखो क्या लिखा है, फर्नीचर परचेस फॉर फ्रॉम वाई, हमने वाई से फर्नीचर परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया होगा 1,000 रुपए का। फिर क्या लिखा है, पोस्टेड एज ₹100, हमने 100 रुपए पोस्ट किया। अब एक चीज सोचना, जर्नल प्रॉपर का मतलब है जर्नल एंट्री जो अपन बनाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनना चाहिए, अगर हमने वाई से फर्नीचर परचेस किया तो हमारी एंट्री क्या बनना चाहिए, हमारी एंट्री बननी चाहिए परचेस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई। एंट्री क्या बनना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई। अब आपको याद है ना कि जर्नल एंट्री जब आप बनाते हो तो वहां से जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो तो वो इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। इंडिविजुअल पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, या आपने जर्नल एंट्री बनाया ना, तो लेजर में एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट, एक बनेगा वाई अकाउंट। फर्नीचर के अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हो, वाई के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करते हो। तो जर्नल प्रॉपर से जब भी लेजर में पोस्टिंग होती है तो इंडिविजुअली होती है, टोटल पोस्ट नहीं होता। तो अब जरा सोचो क्या लिखा है, फर्नीचर हमने परचेज किया, ये परचेज किया, गलती कहां हुई है, पोस्ट करने में। मतलब रिकॉर्ड सही हुआ है, जर्नल प्रॉपर में एंट्री बराबर हो गई है, पर पोस्ट करते समय हमने कितना रुपए लिख दिया, 100 रुपए।
तो आप बताएंगे एक अकाउंट में गलत है कि दोनों अकाउंट में? ये जब दिया रहता है ना कि पोस्ट करने में मिस्टेक हुई है, तो ये मानना पड़ेगा कि दोनों अकाउंट में पोस्ट करने में मिस्टेक हुई है, क्योंकि एक का नाम नहीं दे रहा है। और हमको मालूम है कि जनरल एंट्री जब होती है ना, तो उसमें पोस्टिंग दोनों अकाउंट में जाती है, इंडिविजुअल। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में हमको लिखना था 1000 रुपए, वाई को क्रेडिट करना था 1000 रुपए, हमने गलती से दोनों अकाउंट में 100 रुपए पोस्ट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा? 900 रुपए से दोनों को पोस्ट करना पड़ेगा, मतलब एंट्री बनानी पड़ेगी। 900 की मेरे को क्या करना पड़ेगा? एंट्री बनानी पड़ेगी ताकि मैं पोस्ट कर पाऊं, क्योंकि मेरे जर्नल में एंट्री मैंने 10,000 से पोस्ट कर दिया। अब मेरे को फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 9,000 रुपए लाना है और वाई के अकाउंट के क्रेडिट में 9,000 रुपए लाना है। तो ये लाने के लिए मुझे कोई एंट्री पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज की मैं एंट्री बनाऊंगा 9,000 से, तभी तो मैं लेजर में पोस्ट कर पाऊंगा 9,000 रुपए से। तो इसलिए देखो क्या लिखा है, ये पहले मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि जर्नल प्रॉपर से हमेशा इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। मतलब जर्नल बुक और बाकी सब्सिडी बुक में क्या फर्क हो गया? बाकी सब्सिडी बुक जैसे परचेज सेल बुक वगैरह होती है ना, उसका टोटल करके परचेज अकाउंट वगैरह में डालते हैं और इंडिविजुअल अमाउंट क्रेडिटर अकाउंट में जाता है, लेकिन जनरल प्रॉपर में हर ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली पोस्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्नीचर और वाई अकाउंट दोनों के दोनों गलत है। तो इसलिए हमको फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा 900 रुपए से और वाई को क्रेडिट करना पड़ेगा 900 रुपए से। मतलब इसकी एक एंट्री पास करना पड़ेगा, हमको इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। और एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने रुपए से? 900 रुपए से। ओके, एंट्री बनेगी, वापस से सुन लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इफ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड फ्रॉम सब्सिडी बुक एक्सेप्ट जर्नल प्रॉपर। क्या बोला है? जर्नल प्रॉपर के अलावा जो बाकी सब्सिडी बुक है, जर्नल प्रॉपर के अलावा, जर्नल प्रॉपर की बात नहीं करें, उसके अलावा जो बाकी सब्सिडी बुक है ना, उससे अगर कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट होने से रह गया तो क्या होगा? देखो आप एग्जांपल, परचेस ऑफ ₹1000 फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से परचेस किया, ओमिटेड टू बी पोस्टेड, ये पोस्ट होने से रह गया। इसका मतलब रिकॉर्ड तो हुआ है ना, गड़बड़ कहां हुई? ये पोस्ट करने में। इसका मतलब वापस से सोचिए, ये ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। परचेस बुक में हमने लिख दिया होगा 1000 रुपए, ठीक है, परचेस बुक में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन ये पोस्ट करने से रह गया। तो मैं बार बार एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, अगर अगर हमारी बाकी सब्सिडी बुक जर्नल प्रॉपर के अलावा बाकी सब्सिडी बुक में अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया ना, तो ध्यान रखना कि हमारी अगर वो सब्सिडी बुक सही है, मतलब वहां से उस अकाउंट में सही पोस्ट हुआ होगा। जैसे कि अगर आपका परचेज बुक सही है ना, तो ये मानना पड़ेगा कि परचेज बुक सही है, मतलब ये मानना पड़ेगा कि अपना परचेज अकाउंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है उसका लॉजिक फिर से सुन लो। परचेज बुक में आपने 1000 रुपए लिखा, और भी तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन आए होंगे परचेज बुक में, फिर आप क्या लगाते हैं? टोटल। तो अगर ये सही है तो टोटल भी सही होगा, और टोटल सही होगा मतलब परचेस अकाउंट में टोटल ही तो पोस्ट होगा, तो ये माना जाएगा कि वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो कहां पोस्ट होता है? वो पोस्ट होता है एक्स के अकाउंट में, तो वहां पे गलती होगी माना जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या लिखा है? ये पोस्ट नहीं हुआ, मतलब ये एक्स के अकाउंट में 1000 रुपए पोस्ट नहीं हुआ, तो अब हमको एक्स के अकाउंट में 1000 रुपए पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब केवल वन साइडेड एरर है, पढ़ लो इसको। इसका मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डिंग सही है, और रिकॉर्डिंग सही है मतलब परचेस अकाउंट बिल्कुल सही है। और फिर लिखा है कि परचेस अकाउंट से फ्रॉम परचेस बुक, सॉरी परचेस अकाउंट नहीं, परचेस बुक होगा, फ्रॉम परचेस बुक इंडिविजुअल अमाउंट इज टू बी पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो परचेस बुक से इंडिविजुअल अमाउंट पोस्ट होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, तो अब आपको एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हमको एक्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ ना, तो एक्स के अकाउंट में आपको जो भी अमाउंट है 1000 रुपीज, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, केवल एक अकाउंट गलत है जिसका नाम है एक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफ अ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड फ्रॉम जर्नल प्रॉपर। देखो कंपेयर करना, मैं इसलिए कंपेयर कर करके आपको करवा रहा हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? अगर कोई जर्नल प्रॉपर से कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हुआ, जर्नल प्रॉपर से ना, ध्यान रखो, जैसे एग्जांपल है, हमने फर्नीचर परचेस किया था 1000 रुपए से एक्स के, ओमिटेड टू बी पोस्टेड, मतलब रिकॉर्ड हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ। मतलब आपने जब फर्नीचर खरीदा ना, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी? आपने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर डेबिट टू एक्स 1000 रुपीज, ये जर्नल में एंट्री बना दी, लेकिन ये पोस्ट नहीं हुआ। अब पोस्ट नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? अभी अभी हमने बात किया था कि जर्नल प्रॉपर से लेजर में
इंडिविजुअली पोस्टिंग होती है। कैसे होती है बोलो? इंडिविजुअली पोस्टिंग होती है। मतलब फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होगा, एक्स के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट हुआ, रिकॉर्ड हो गया लेकिन पोस्ट नहीं हुआ। अब मेरा एक सवाल है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या मैं वापस से एंट्री बनाऊं? क्या मैं एंट्री बनाऊं कि फर्नीचर डेबिट टू एक्स? देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, इट मींस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड हो गया पक्का, क्योंकि गड़बड़ पोस्ट करने में हुई है ना। ये देखो भाई साफ साफ लिखा ना, ये पोस्ट नहीं हुआ, मतलब रिकॉर्ड हुआ है। तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो गया, तो केवल क्या नहीं हुआ, पोस्टिंग नहीं हुआ, दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, ये पक्का है। अब एक चीज सोचना, क्या मैं इसकी फिर से एंट्री बनाऊं? मेरी एक एंट्री बन चुकी है, फर्नीचर टू एक्स मेरे जनरल प्रॉपर में दिख रही है। अब मेरे को पोस्ट करना है दोनों अकाउंट में, तो क्या मैं वापस से एंट्री बना के पोस्ट करूं? क्या वापस से एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। अरे मैं वापस से एंट्री बना के क्या करूंगा, ये एंट्री मेरे जर्नल में दिख रही है, अब मैं एक एंट्री फिर से बना लूं। क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स 1000, इसकी जरूरत नहीं है ना, ये मेरी एंट्री बन चुकी है। अब मैं सीधा क्या करूंगा, लेजर में फर्नीचर अकाउंट और एक्स का अकाउंट जो होगा ना, उसमें सीधा सीधा पोस्ट कर दूंगा। मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना कि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग सही हुई है, वहां से पोस्ट होना रह गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री नहीं बनेगी, आप क्या बोलोगे, नो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पास। अब इसको लिखना तो कुछ तो पड़ेगा, तो आप ये बोलोगे कि लेजर में हम फर्नीचर के डेबिट में और एक्स के क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे, और इसके साथ ही आपका खत्म हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो एक कंफ्यूजन और आपको कहां पे आ सकता है, मैं बताता हूं आपको। आप कंपेयर करना दोस्तों 6 नंबर और 8 नंबर को, एक बार वापस से देखना। 6 नंबर में क्या लिखा है, ये देखिए, ये एग्जांपल है, आप कंपेयर में इसलिए करवा रहा हूं ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें क्या लिखा है, वही सेम है, हमने वाई से फर्नीचर परचेज किया था, इसको पोस्ट कर दिया 100 रुपए, इसको पोस्ट कितना किया, 100 रुपए। जबकि यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि पोस्ट नहीं किया, ये दोनों में फर्क है, तो दोनों का आंसर भी अलग है। यहां पे हमने 100 रुपए पोस्ट किया, जबकि पोस्ट करना था 1000 रुपए। तो मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने आपको एक चीज बोला था कि अब आपको 100 रुपए को 1000 रुपए करना है, मतलब 900 रुपए लिखना पड़ेगा दोनों अकाउंट में। फर्नीचर के डेबिट में 900 और वाई के क्रेडिट में 900, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री पास होगी यहां पे हमको एक जनरल एंट्री, देखिए एक बार क्लियर कर दूं, एक बार क्लियर कर देता हूं दोस्तों। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में हमारे बुक में एक एंट्री बन चुकी है पहले से, फर्नीचर डेबिट टू वाई कितना, 1000 रुपए, ये हमारी एंट्री बन चुकी है। लेकिन पोस्ट करते समय 100 रुपए लिख दिया, लेकिन अब मुझे अकाउंट में पोस्ट कितना करना है, 900 रुपए। क्या मेरे जनरल में 900 की कोई एंट्री है क्या? नहीं है। तो मुझे एक एंट्री और पास करना पड़ेगा यहाँ पे, फर्नीचर टू वाई 900 रुपए। 900 रुपए मैं लिखूंगा, तभी तो मैं लेजर में 900 की पोस्टिंग कर पाऊंगा। दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं क्या, 6 नंबर और 8 नंबर में? देखो दोस्तों, 8 नंबर में क्या हो रहा है मालूम है आपको, 6 और 8 को कंपेयर करना। 8 नंबर में हमने एंट्री 1000 रुपए से पास की है, हमने एंट्री 1000 से पास की है और बिल्कुल पोस्ट नहीं किया, तो मैं 1000 रुपए से और एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि 1000 की एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन 6वें नंबर में क्या हो रहा है, एंट्री 1000 से बनाई है लेकिन पोस्टिंग 100 से हुई है, तो अब मेरे को पोस्टिंग 900 से और करनी है, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री 900 की पास करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे बुक में 900 की कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए मुझे 900 की एक एंट्री पास करना पड़ेगा, फर्नीचर डेबिट टू वाई। तो ये 8 सबसे बड़े जो डाउट होते हैं ना दोस्तों, ये मैंने आज आपके पूरे क्लियर कर दिए। और इसमें ठीक है, ये तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी मैं इतना रखता हूं, मतलब ये मैक्सिमम जो डाउट होते हैं ना दोस्तों, ये इतने डाउट होते हैं, ये मैंने कंप्लीट कर लिए। और अब मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 75 क्वेश्चन में आपको रेक्टिफिकेशन करना सिखाऊंगा तीनों स्टेज से, और वो क्लियर हो गया ना आपका, तो रेक्टिफिकेशन में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। कितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप चाहे 11th के बच्चे हैं, चाहे सीए फाउंडेशन के, कोई भी लेवल के आपके बच्चे होंगे, तो आपको हर चीज ये क्लियर होगा। ठीक है, ओके बाय।